Hey guys, I'm Ratee and you are studying nursing with me. यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वॉरफेरिन को। बहुत ही कॉमन एंटीकोएगुलेंट है गाइस, और इससे पहले हमने हेपेरिन को डिस्कस किया है। हेपेरिन जो कि पैरेंटरली बहुत यूज़ किया जाता है, और अगर ओरल एंटीकोगुलेंट्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर वॉरफेरिन बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। वॉरफेरिन यहाँ पे एक सॉल्ट है गाइस, जो कि आपको कॉमोडिन ब्रांड नेम के नाम से मार्केट में मिलेगा। एग्ज़ाम्स में जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, तो वहाँ पे सॉल्ट नेम एंड ब्रांड नेम दोनों ही दिए जाते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वॉरफेरिन एक सॉल्ट है और इसका जो ब्रांड नेम है वो है कॉमोडिन। जब भी किसी पेशेंट को हम एंटीकोएगुलेंट थेरेपी स्टार्ट करते हैं गाइस, तो फर्स्ट में हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं हेपेरिन से। देन उसके बाद जब पेशेंट की कंडीशन स्टेबलाइज हो जाती है, तो वहाँ पर हमें ओरल एंटीकोएगुलेंट्स देने की ज़रूरत होती है पेशेंट को। उस कंडीशन में हम वॉरफेरिन को यूज़ करते हैं। वॉरफेरिन के थेराप्यूटिक क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है एंटीकोएगुलेंट्स की कैटेगरी के अंदर। थेराप्यूटिक क्लास से यहाँ पर जो मतलब है कि हमें किस तरह की थेरेपी पेशेंट को देनी है, तो यहाँ पर हमें ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करना है। ये जो कैटेगरी है वो है एंटीकोएगुलेंट्स। एंड अगर हम इसके फार्माकोलॉजी क्लास की बात करते हैं गाइस, तो ये आता है विटामिन के एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मीन्स कि यहाँ पर ये विटामिन के एक्शन को इनहिबिट करता है, एंड विटामिन के रेस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए। यहाँ पर जो मेन फैक्टर्स हैं वो है फैक्टर 2, फैक्टर 7 एंड फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। ये 4 इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं गाइस, जिनके सिंथेसिस के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट एसेंशियल होती है। लेकिन जब हम वॉरफेरिन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर विटामिन के का जो एक्शन है वो इनहिबिट हो जाता है, और उसकी वजह से ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो सिंथेसाइज नहीं हो पाते। जो एक्शन फॉर्म होता है वॉरफेरिन को यूज़ करने से, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है इजी वे में, एंड इसीलिए हम वॉरफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट को यूज़ कर रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्लड को प्रिवेंट करना है क्लॉट होने से। एंड जब भी हम वॉरफेरिन को यूज़ करते हैं गाइस, तो यहाँ पे हमें INR मीन्स इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो का पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है इस केस के अंदर, क्योंकि इससे थेरेपी की इफ़ेक्टिविटी का पता चलता है। और अगर INR ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर ब्लीडिंग का रिस्क बन जाता है, इसीलिए हमें INR को मॉनिटर करना होता है वॉरफेरिन की केस के अंदर। एंड वॉरफेरिन की केस में जो INR है वो 2.0 to 3.0 तक नॉर्मल होता है। वॉरफेरिन को मेनली हम किन केसेस के लिए यूज़ करते हैं? सबसे पहले है प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वो कंडीशन है गाइस जिसके अंदर हार्ट को प्रॉपर ब्लड एंड ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता। अगेन वहाँ पर भी जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं इस्कीमिया डेवलप हो जाता है, और अगर ये कंडीशन लेटर ऑन बनी रहती है काफ़ी टाइम तक, तो जो टिश्यूज़ हैं वो नेक्रोज हो जाते हैं। इट मीन्स जो टिश्यूज़ हैं वो डेड हो जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीकोएगुलेंट्स का यूज़ यहाँ पर बनता है गाइस, कि ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर बना रहे और पेशेंट के अंदर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन की जो कंडीशन है वो डेवलप नहीं हो। एंड नेक्स्ट कंडीशन है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यहाँ पर डीप साइड में जो वेन्स है उनके अंदर थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो अगेन ब्लड का जो सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को अनकंफर्टेबल होता है और पेन ज़्यादा फील होता है इस कंडीशन में। अगेन यहाँ पर एंटीकोएगुलेंट्स का यूज़ बनता है गाइस, कि जो ब्लड का फ्लो है वो मेंटेन रहे और कोई थ्रोम्बस फॉर्म ना हो इस कंडीशन में। DVT के प्रिवेंशन के लिए भी हम वॉरफेरिन को यूज़ करते हैं गाइस। एंड नेक्स्ट कंडीशन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म।
पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जो कंडीशन है गाइज वो इस तरीके से अराइज हो सकती है कि सपोज अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम तक बेड पर है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्जरी, लाइक हिप सर्जरी है या फिर नी सर्जरी है। तो ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पेशेंट को लॉन्ग स्टे करना होता है बेड साइड पर। सो बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी यहाँ पर एम्बोलिज्म फॉर्म होने के चांसेस होते हैं, और वो जो एम्बोलस है वो पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंच जाता है गाइस, और फर्दर वो ब्लड फ्लो को इंटरप्ट करता है। जो ब्लड लंग्स तक जा रहा है उस फ्लो को वो इंटरप्ट करता है। इस वजह से ये जो कंडीशन अराइज हुई है उससे प्रिवेंट करने के लिए जब पेशेंट की सर्जरी होती है इस टाइप की, तो वहाँ पर भी हम एज अ प्रिवेंशन थेरेपी ओरल एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन को यूज़ करते हैं। एंड जब भी हम कैथेटर्स का यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म पर गाइस, तो यहाँ पर भी वारफेरिन एंटीकोएगुलेंट का यूज़ बनता है कि जिससे कोई थ्रोम्बस फॉर्म ना हो वेन्स के अंदर। सो यहाँ पर भी हम एंटीकोएगुलेंट्स को एज अ प्रिवेंशन थेरेपी के रूप में यूज़ करते हैं। और अगर पेशेंट के हार्ट में प्रोस्थेटिक वॉल्व्स लगे हुए हैं तो भी इस कंडीशन में भी एंटीकोएगुलेंट्स का यूज़ बनता है। प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व की कंडीशन में मे बी पॉसिबल कि जो वाल्व्स लगे हुए हैं गाइस वहाँ पर डिपोजिशन हो जाए कुछ ऐसे फैक्टर्स का जो कि ब्लड का जो फ्लो है उसे इंटरप्ट करें। सो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए भी एंटीकोएगुलेंट्स का यूज़ किया जाता है। एंड जब भी हम एंटीकोएगुलेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं गाइस तो हमें एडवर्स इफेक्ट को भी मॉनिटर करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एंटीकोएगुलेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। सो एक रिस्क फॉर्म हो जाती है एबनॉर्मल ब्लीडिंग की, तो इसे हमें मॉनिटर करना होता है गाइस। और साथ में हेपेटाइटिस का भी एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है जब हम ओरल एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन जैसे एजेंट्स को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हेपेटाइटिस फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। सो इसको भी हमें वॉच करना होता है कि कहीं हेपेटाइटिस तो डेवलप नहीं हो रहा है पेशेंट के अंदर। एंड इसके लिए हम पेशेंट का यूरिन एंड स्टूल के कलर को मॉनिटर कर सकते हैं गाइस। एंड पेन की कंडीशन में राइट अपर क्वाड्रेंट को चेक किया जा सकता है, जिसके थ्रू हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस की जो कंडीशन है वो तो डेवलप नहीं हो रही है एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन को यूज़ करने से। एंड वारफेरिन हम किन कंडीशंस में यूज़ नहीं करेंगे गाइस, यहाँ पर सबसे पहले है अगर पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में हम वारफेरिन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वारफेरिन का साइड इफ़ेक्ट ब्लीडिंग है गाइस। और यहाँ पर अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की कंडीशन है तो ये जो कंडीशन है और भी वर्स हो सकती है एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन को यूज़ करने से। सो यहाँ पर इसे हमें अवॉइड करना है। और रीसेंट ट्रॉमा है तो भी हम इस कंडीशन में भी वारफेरिन का यूज़ नहीं करेंगे। एंड इंट्राक्रेनियल हैमरेज, जब भी इंट्राक्रेनियल हैमरेज की कंडीशन होगी गाइस तो इस कंडीशन में भी आपको वारफेरिन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये वो एंटीकोएगुलेंट्स हैं गाइस जो कि प्रिवेंट करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन से, ना कि जो क्लॉट फॉर्म हो गए हैं उन्हें ये एंटीकोएगुलेंट्स डिसॉल्व करते हैं। उस कंडीशन के लिए वहाँ पर थ्रोम्बोलाइटिक्स यूज़ किए जाते हैं जो कि थ्रोम्बस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो हमें वारफेरिन को प्रिवेंशन थेरेपी के रूप में यूज़ करना है। एंड हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी हमें वारफेरिन को अवॉइड करना है गाइस। अगर सीवियर हिपैटिक और रीनल इम्पेयरमेंट जैसी कंडीशन है तो भी हम पेशेंट को वारफेरिन एंटीकोएगुलेंट्स को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि वारफेरिन के यूज़ से हेपेटाइटिस की कंडीशन फॉर्म होती है गाइस। सो अगर सीवियर हिपैटिक
इम्पेयरमेंट की कंडीशन है, तो ये जो कंडीशन है और भी वर्स हो सकती है। और रीनल इम्पेयरमेंट मीन्स यहाँ पर किडनीज हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है गाइस। सो यहाँ पर वॉरफेरिन का इफेक्ट टॉक्सिक हो सकता है रीनल इम्पेयरमेंट के केस में। सो ये दोनों कंडीशन में भी हम वॉरफेरिन को यूज़ नहीं करते हैं। एंड जब भी हम वॉरफेरिन को यूज़ कर रहे हैं गाइस और अगर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग की कंडीशन अराइज हो जाती है तो यहाँ पर हमें उसे अवॉइड करने के लिए या फिर उस कंडीशन से बचने के लिए या तो इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस विटामिन के को एडमिनिस्टर करना चाहिए ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर भी अगर इस तरीके की कोई कंडीशन आप देखते हैं तो इंस्टेंटली आपको विटामिन के का इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। एंड जब भी मेजर ब्लीडिंग के इंसिडेंसेस होते हैं गाइस तो यहाँ पे हमें INR को मॉनिटर करना होता है। अगर INR का वैल्यू हाई है तो इट मीन्स यहाँ पर ब्लीडिंग का रिस्क है और हमें एंटीकोएगुलेंट्स का जो थेरेपी है उसे रिड्यूस करना होता है। और वॉरफेरिन के केस में हमें PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम को भी मॉनिटर करना होता है। और अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जो वैल्यू है वो हाई है तो यहाँ पर अगेन ये एक इंडिकेशन है रिस्क ऑफ ब्लीडिंग के लिए। सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम को भी हमें मॉनिटर करना होता है गाइस। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अगर आप वॉरफेरिन को यूज़ कर रहे हैं तो आप किस लैब वैल्यू को मॉनिटर करेंगे, PT को या फिर APTT को, जो कि है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। सो ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है एग्जाम्स के अंदर गाइस कि अगर हम हेपेरिन के साथ थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को तो वहाँ पे आपको APTT को मॉनिटर करना होता है। और अगर आप वॉरफेरिन के साथ थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को तो यहाँ पे आपको PT को मॉनिटर करना होता है यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम को मॉनिटर करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार देखने को मिलता है। सो इसे आपको नोट डाउन करना चाहिए और इसे इजी वे में आप याद रख पाएँ इसके लिए एक छोटा सा वर्ड फॉर्म किया गया है गाइस, PTWAR, पटवार। इसे आप पटवार कह सकते हैं। सो आपको इजी वे में याद रहेगा कि PT रिलेटेड है वॉरफेरिन से। जब भी हम वॉरफेरिन को यूज़ करते हैं गाइस तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना होता है कि ये वॉरफेरिन के साथ इंटरेक्ट करके इसके इफ़ेक्ट को या तो कम कर देती हैं या फिर इसके इफ़ेक्ट को ये बढ़ा देती हैं। सो इस कैटेगरी में सबसे पहले है अल्कोहल। अल्कोहल को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं जब हम वॉरफेरिन को यूज़ करते हैं, क्योंकि अल्कोहल वॉरफेरिन का जो इफ़ेक्ट है उसे ऑल्टर कर देती है, मीन्स चेंज कर देती है। सो यहाँ पे पेशेंट को आपको इन्फॉर्म करना है कि जब तक थेरेपी चलती है तब तक पेशेंट को अल्कोहल यूज़ नहीं करना है। एंड NSAIDs जो ड्रग्स हैं, NSAIDs का जो बेसिक एक्शन होता है गाइस कि ये ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी है उसे इंक्रीज कर देती हैं। NSAIDs की कैटेगरी में एस्प्रिन आता है, आपका एंडोमेथासिन आता है और आइबुप्रोफेन जैसी कुछ ड्रग्स होती हैं। ये मेजर ड्रग्स हैं जो कि NSAID की कैटेगरी में आती हैं। और आपने देखा कि वॉरफेरिन का एडवर्स इफेक्ट भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग है गाइस। तो यहाँ पर अगर वॉरफेरिन के साथ NSAIDs को दे दिया जाएगा तो ये जो ब्लीडिंग का रिस्क है और भी हाई हो जाएगा। सो इस कंडीशन में हमें अवॉइड करना है NSAIDs को एंड डायूरेटिक्स को भी हमें अवॉइड करना है वॉरफेरिन थेरेपी को जब हम यूज़ कर रहे हैं। एंड SSRIs मीन्स सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये ऐसी ड्रग्स हैं गाइस जिन्हें हमें अवॉइड करना है वॉरफेरिन के साथ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओवरडोज अगर हो जाता है वॉरफेरिन का तो यहाँ पे हमें या तो ओरली या फिर पैरेंटरली एडमिनिस्टर करना होता है विटामिन के को। इम्पॉर्टेंट है गाइस, एंटीडोट है वॉरफेरिन का। सो इसे आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए।
एंड जब भी हम एंटीकोएगुलेंट थेरेपी स्टार्ट करते हैं गाइस, तो यहाँ पे हमें पेशेंट को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि ब्लीडिंग को वो किस तरीके से असेस कर सकते हैं, या कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं इन्हें हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को आपको सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करने के लिए एनकरेज करना है, और आफ्टर ब्रशिंग पेशेंट को ये बताना है कि उसे अपने गम्स को चेक करना है कि कहीं उनमें ब्लीडिंग का कोई साइन तो नहीं है। पेशेंट को इलेक्ट्रिक रेजर का इस्तेमाल करना है कॉशियसली, एंड ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है रेजर को। और अगर पेशेंट सेल्फ फूड प्रिपरेशन करना है तो बहुत ही कॉशियसली उसे इंजरी को अवॉइड करते हुए फूड को प्रिपेयर करना है गाइस। एंड कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं गाइस। एंड ओल्डर एडल्ट्स को अगर हम वारफेरिन थेरेपी दे रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको काफ़ी ध्यान देना होता है। उनकी स्किन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वो इजी वे में कट सकती है, तो यहाँ पर ब्लीडिंग को हमें अवॉइड करना है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब भी हम एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पेशेंट को देते हैं तो हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो ब्लीडिंग के जो इंसिडेंसेस हैं उन्हें अवॉइड कर सके। So that's all about warfarin guys. Till then, take care, keep studying, and bye bye.